हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा और आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एपिसोड 5 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत ग्रेल और सेबेस्टियन के फाइट से होती है। ग्रेल सेबेस्टियन से कहती है, अगर तुम मास्टर के साथ नहीं होते तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होता। सेबेस्टियन जवाब देता है, जब मास्टर ने मुझे सेबेस्टियन नाम दिया तब से ही वो नाम मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, तभी से मैं सेबेस्टियन हूँ, मैं इस चांद की कसम खाता हूँ। ग्रेल उससे कहती है, तुम कितने नासमझ हो जो चांद की कसम खा रहे हो। तुम्हारी आंखें झूठी है जो किसी से प्यार नहीं करती। तुम एक शैतान हो जो अपने हाथों और होठों से निर्दोष आत्माओं का फायदा उठाते हो। ग्रेल उसके ऊपर बहुत जोर से अटैक करती है और कहती है, जल्दी से अपना सिनेमैटिक रिकॉर्ड दिखाओ। सेबेस्टियन का सिनेमैटिक रिकॉर्ड चलने लगता है। ये देखकर वो कहती है, रुको रुको, अरे नहीं, ये सब कौन है? सेबेस्टियन बताता है, ये मेरे पिछले 1 साल की जिंदगी का हिस्सा है। ग्रेल बोलती है, मुझे इस तरह के ड्रामेटिक रिकॉर्ड पसंद नहीं है। चलो भी मुझे अपनी जिंदगी के अच्छे पल दिखाओ। इन सारी बातों के बाद फिर से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सेबेस्टियन अपना कोट उतारता है और उसके हथियार को अपने कोट में फंसा कर नीचे गिरा देता है। ग्रेल हथियार के साथ दूसरी तरफ जाकर गिरती है। सेबेस्टियन उससे कहता है, ये कोट हाई क्वालिटी के ऊन से बना है। उनमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। एक बार जब ऊन किसी चीज में फंस जाती है तो उसे निकालना मुश्किल होता है। ग्रेल उस कोट से रिपर को निकालने की काफी कोशिश करती है पर नहीं निकलता है। वो सेबेस्टियन से बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सेबेस्टियन उसे बताता है, ये कोट मुझे फैंटम हाइव की तरफ से मिला था और मैं इसे पहनना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। सेबेस्टियन ग्रेल को मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो अब हाथों से लड़ते हैं, इसमें मजा आएगा। ग्रेल उससे कहती है, रुको प्लीज, मेरे चेहरे पर मत मारना। सेबेस्टियन एक के बाद एक करके कई सारे पंच उसके फेस पर मारता है। लास्ट में सेबेस्टियन उसे इतनी जोर का पंच मारता है कि ग्रेल सीधे सीएल के करीब आकर गिरती है। ये देखकर सेबेस्टियन सीएल से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने नीचे नहीं देखा। सीएल उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम काफी डरावने लग रहे हो। सेबेस्टियन जवाब देता है, मुझे इससे काफी परेशानी हो रही थी। ग्रेल घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी है। वो सेबेस्टियन से कहती है, मैं तुम्हें फिर कभी देख लूंगी। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, ओ डियर, मुझे लगता है सिर्फ हाथों से एक रिपर को नहीं हरा सकते। लेकिन इतना कहकर वो रिपर में फंसा कोट को बाहर निकाल देता है और वो आगे बोलता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ग्रीम रिपर का स्केल जो कुछ भी काट सकता है। वो मुस्कुराकर बोलता है, ये तुम्हें भी काट सकता है। ग्रेल सेबेस्टियन को ग्रीम रिपर हाथों में लिए अपनी तरफ आते देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? सेबेस्टियन उसे अपने पैरों से जमीन में मारने लगता है। ग्रेल चिल्लाने लगती है। सेबेस्टियन पैरों से मारते हुए उसे कहता है, मुझे लात मारने में मजा नहीं आता, लेकिन लात मारना अच्छा लगता है, इससे दर्द होता है। ग्रेल चिल्लाते हुए बोलती है, सेबेस्टियन मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। सेबेस्टियन सीएल से बोलता है, मास्टर भले ही ये कितना भी बेकार हो, लेकिन अभी भी ये एक अच्छा रिपर है। क्या आप एक रिपर की हत्या का दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हैं? सीएल उससे बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं अपना ऑर्डर फिर से रिपीट करूं? सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, मैं समझ गया मास्टर। सेबेस्टियन उस ग्रिम को अपने हाथों में लेकर ग्रेल से कहता है, तुम काफी अच्छा चिल्लाती हो ग्रेल, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट खिलौने से मार दूंगा। ग्रेल रोते हुए उससे बोलती है, प्लीज रुक जाओ। सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए रिप्लाई देता है, नहीं। जैसे ही सेबेस्टियन उसके ऊपर हमला करने लगता है, ग्रेल उससे बोलती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि बच्ची के माता पिता को किसने मारा था? ग्रेल की बातों को सुनकर सीएल चौंक जाता है। सेबेस्टियन जैसे ही ग्रेल पर वार करने लगता है, उसी वक्त आसमान से एक चीज उस रिपर को रोक लेती है। ये देखकर सेबेस्टियन और सीएल चौंकते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी बोलता है, रुकावट के लिए माफ करना, मैं हूँ विलियम टी स्पेयर्स। वो अपने हाथों में लिए बुक को दिखाते हुए कहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रीम रिपर एसोसिएशन की तरफ से मैं उस रिपर को संभालने आया हूँ। ग्रेल उसकी तरफ देखकर खुश होकर बोलती है, विलियम तुम मुझे बचाने आए हो। विलियम ऊपर से नीचे आकर ग्रेल को अपने पैरों से जमीन में दबा देता है। विलियम ग्रेल से बोलता है, ग्रेल तुमने नियम को तोड़ा है। वो उस बुक को खोलकर देखते हुए बताता है, सबसे पहले तो तुमने उन लोगों को मारा जो कि मरने की लिस्ट में नहीं थे। दूसरा, तुमने उसे मारा जिसके लिए अभी ऑर्डर नहीं आया था। और आखिर में तुमने जरूरी जानकारी देने की कोशिश की, मारने की वजह और क्रिमिनल के नाम के बारे में बताने की कोशिश की। इसके बाद विलियम अपनी बुक बंद कर लेता है और सेबेस्टियन के पास आकर बोलता है, मैं आपसे इन सब परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। वो आगे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा।
जब मुझे तुम जैसे जानवर के सामने सर झुकाना पड़ेगा। ये बेइज्जती की बात है एक ग्रिम रीपर के लिए। सेबेस्टियन उससे बोलता है फिर तो तुम्हें अपने बटलर पर नजर रखनी चाहिए ताकि हम जैसे जानवरों के लिए कोई मुसीबत ना हो। सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए बोलता है इंसान बहुत ही इमोशनल होते हैं जब उन्हें कोई परेशानी होती है। अगर एक मकड़ी का जाला उनके सामने आता हो जो उन्हें बाहर निकाल सकता है, बिना हारे उससे चिपके रहेंगे। वो विलियम से कहता है तुम्हें ये पता होना चाहिए। विलियम उसकी बातों का रिप्लाई देता है और बोलता है क्या तुम शैतान उनका फायदा नहीं उठाते हो, इंसानों को धोखा देना और फिर उनका शिकार करना। सेबेस्टियन हंसते हुए बोलता है मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। विलियम आगे कहता है तुम एक कुत्ते की तरह हो जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, कम से कम तुम पागल कुत्ते से तो अच्छे हो। इतना कहकर वो ग्रेल से बोलता है चलो ग्रेल यहाँ से चलते हैं, हमें पहले से ही बहुत काम है। वो ग्रेल को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। तभी सेबेस्टियन पीछे से विलियम के ऊपर ग्रिम फेंकता है। वो अपने 2 उंगलियों के बीच उस ग्रिम को रोक लेता है तो सेबेस्टियन मुस्कुराकर बोलता है तुम इसे भूल गए थे। उन दोनों के जाने के बाद सेबेस्टियन सीएल के पास आता है और उससे बोलता है मैं माफी मांगता हूँ, जैक रीपर बचकर भाग गया मास्टर। सीएल बहुत ज्यादा सीरियस होकर बैठा रहता है। वो उसे जवाब देता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं। सेबेस्टियन उसके करीब जाकर गाल को छूते हुए कहता है आप ठंडे पड़ गए हो, हमें जल्दी घर चलना चाहिए, मैं आपको पीने के लिए गर्म चाय दूंगा। सीएल रिप्लाई देता है गुड आइडिया। जैसे ही सीएल खड़े होने की कोशिश करता है वो लड़खड़ाने लगता है। सेबेस्टियन उसे पकड़ने लगता है तो सीएल उसके हाथों को झटक देता है। सेबेस्टियन बोलता है लेकिन मास्टर। वो रिप्लाई देता है नहीं मैं ठीक हूँ और अपने पैरों पर खड़ा रह सकता हूँ, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर चर्च का सीन दिखाया जाता है। 3 बच्चे चर्च के बाहर खड़े होकर अंदर की तरफ देखते हैं। छोटी लड़की अपने भाई से कहती है आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं बड़े भैया, क्यों? तो वो रिप्लाई देता है मुझे नहीं पता। जब वो तीनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसी समय अंडरटेकर भी वहाँ पर आ जाता है। अंडरटेकर उन बच्चों को बताता है आज एक महान औरत का दिन है। तो वो बच्ची बहुत ही वंडर होकर पूछती है महान औरत? तो वो उससे बोलता है हाँ, उस औरत का अंतिम और जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, अंतिम संस्कार का दिन। आदमी जीता है और जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब यहाँ पर हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी रेड दिखाई दे रही है। सभी लोग चर्च में प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलिजाबेथ भी मौजूद होती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रही है। एलिजाबेथ रोते हुए बोलती है सभी जिंदा चीजों को एक दिन मौत मिलती है, अलविदा आंटी एन। उसी समय चर्च का गेट खुलने की आवाज आती है। एलिजाबेथ पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ उसे सीएल दिखाई देता है। वो कहती है सीएल तुम। सीएल के एक हाथ में रेड कलर का ड्रेस होता है और उसके पॉकेट में रेड रोज। वो जब चर्च के अंदर आ रहा होता है तो लोग आपस में बातें करते हैं। ये लड़का फैंटम हाइट्स से है। उनमें से एक बोलता है एक लाल ड्रेस कितनी बेकार है। तो कोई एक जवाब देता है लेकिन मैडम को लाल रंग से प्यार था। सीएल सीधा मैडम रेड के पास जाता है और उसके ऊपर वो रेड ड्रेस रख देता है और बोलता है सफेद फूल और प्लेन ड्रेस आप पर अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने पॉकेट से रेड रोज निकाल कर उसके बालों में लगाते हुए बोलता है आप पर रेड कलर सूट करता है। स्पाइडर लिलीज का रेड कलर जो खेतों में लहराती है आंट एन। इसके बाद चर्च के अंदर रेड फूलों की पंखुड़ियां दरवाजे से आने लगती हैं। यहाँ पर घर के सारे नौकर एक साथ सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। मेरिन कहती है अभी अंतिम संस्कार चल रहा है। तो दूसरा सर्वेंट रिप्लाई देता है हाँ, मैडम मिलने नहीं आएंगी, अब अच्छा नहीं लगेगा। तो तीसरा लड़का बोलता है मायूस मत हो, चेहरा क्यों लटका रखा है? यही समय ठीक है जब हमें मास्टर की मदद करनी चाहिए और उनको हमारी मदद की जरूरत है। उसकी बातों को सुनकर मेरिन रिप्लाई देती है बिल्कुल सही। यहाँ पर तनाका फिर से हमें एनर्जी से भरे हुए दिखाई देते हैं। वो चाय पीते हुए आसमान की तरफ देखकर बोलता है तो आप अपनों के साथ रहने चली गई मैडम रे। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एबरलीन इंसिडेंट वाली जगह पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसी समय वहाँ पर ऑफिसर आर्थर रंडोल भी आ जाता है और एबरलीन से बोलता है तुम अभी तक यहाँ पर हो, जांच खत्म हो चुकी है। एबरलीन रिप्लाई देता है लेकिन मैं इस जांच को नहीं मानता। क्या स्कॉटलैंड यार्ड अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है? आर्थर उसे जवाब देता है हमारा इंग्लैंड देश का एक लंबा इतिहास रहा है और उसी वजह से इसके पीछे कई राज छिपे। आर्थर बहुत ही सीरियस होकर उससे कहता है तुम्हें अंडरवर्ल्ड से दूर रहना चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया है और जांच शुरू हो चुकी है।
अंडरवर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से काम हो रहा है। एवेडिन पूछता है किसने डिसाइड किया है। वो रिप्लाई देता है अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद पता कर लो, और जब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। इसके बाद आर्थर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते बोलता है होप करो कि तुम्हें इस बारे में कभी पता ना चले। लव, सियल और सेबेस्टियन एक साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। लव सियल से पूछता है आप महारानी को बताने वाले तो नहीं हो कि ये जैक द रिपर था। सियल जवाब देता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्वीन की इच्छा थी कि ये घटनाएं बंद हो जाए और वो काम पूरा हो गया है। लव पूछता है और मास्टर आप दलदल में डूबने पर सही रहोगे? बताओ मुझे, अगर आप अपना पैर ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ से लौट नहीं सकते, मुझे पता है आप कभी भी किसी से हेल्प नहीं लोगे, चाहे आप दर्द में चिल्लाएं या रोएं। और रानी के कुत्ते को इस बात पर फक्र है। लव उसे आगे बोलता है मैं सावधान रहूंगा कि आप मुझ पर शक न करें। सीएल लव से बोलता है अफीम का दवा एक समस्या बन गया है, अगर तुम जानना चाहते हो तो यही सही समय है। लव रिप्लाई देता है अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दूसरा बिजनेस देखना पड़ेगा। सीएल उसकी बातों को सुनकर कहता है तुम हमेशा के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। तो वो बोलता है मुझे अभी इस देश में मजा आ रहा है। सीएल सेबेस्टियन से बोलता है हमें अब कहीं जाना है, चलो। सेबेस्टियन, सीएल और अंडरटेकर एक कब्र के आगे खड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कब्र मैरी जेम कैली की होती है जिसे जैक द रिपर ने मारा था। अंडरटेकर बोलता है हमारे मास्टर बहुत दयालु हैं, इसे दफनाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। वो रिप्लाई देता है मैं कोई दयालु नहीं हूँ, अगर उस रात में समय पर पहुँचा होता तो इसे बचाने के लिए बहुत सारे तरीके होते, लेकिन इसकी जगह मैंने जैक द रिपर को पकड़ने का सोचा। मुझे पता था कि वो बच नहीं पाएगी, मुझे पता था और मैंने उन्हें मारने दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, सीएल का मतलब मैडम रेड से था, मेरा अपना खून, मेरी आंटी। अंडरटेकर उससे पूछता है क्या आपको पछतावा है इस बात का? सीएल बोलता है बिल्कुल नहीं, जैक द रिपर चला गया और रानी की चिंता दूर हुई। अंडरटेकर कहता है विक्टोरिया, ओ मैं उसे पसंद नहीं करता, वो सारे काम आपसे करवाती है और खुद चुपचाप बैठकर देखती है। सीएल बोलता है ये मेरे परिवार का जीवन है। घंटी को अपने हाथों में पकड़े हुए बताता है इस घंटी का साथ आने वाले जनरेशन के लिए चुना गया है। अंडरटेकर बोलता है ये घंटी कुत्ते के पट्टे की तरह है जो हर समय गले में रहती है, ये आपके भाग्य के जंजीरों को रानी से जोड़ता है। वो अग्रेसिव होकर बोलता है मैं हूँ वो जिसने ये स्वीकारा है। अंडरटेकर उस पट्टे को पकड़कर बोलता है मैं प्रार्थना करता हूँ कि कहीं आप इस पट्टे के साथ लटक न जाओ, कितना बेकार और बुरा होगा। सीएल के हाथों में फूलों का गुलदस्ता देखकर कहता है जब भी तुम्हें कुछ चाहिए दुकान पर आ जाना, तुम और तुम्हारे बटलर का हमेशा स्वागत है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन कहता है आपने उसे गोली क्यों नहीं मारी? आपने अपनी आंटी को मारने दिया और वहाँ आप नजारा देखते रहे। अगर आप उसे मारना चाहते थे तो आप कर सकते थे, और जब मैंने भी आपसे कहा तब भी आपने गन नहीं निकाली। मास्टर क्यों? क्या आप मैडम रेड को मारने से डरते थे? उसकी सारी बातों को सुनकर सीएल उससे बोलता है मुझे लगा तुम मेरी हेल्प करोगे अपनी जान की फिक्र किए बिना, इसीलिए मैंने मैडम रेड पर गोली नहीं चलाई। हमारा यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम मेरा ऑर्डर मानोगे और मेरी सेवा करोगे, तुम मेरी हिफाजत करोगे और मुझे तब तक नहीं मारोगे जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। वो आगे कहता है मैं सोचता हूँ कि एक शैतान का ना तो कोई रूल्स है और ना ही ईमानदारी, लेकिन तुम शैतान सौदा करना जानते हो और अपनी डील के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मैंने गलत कहा? सेबेस्टियन उसकी सारी बातों को सुनता है और पूछता है फिर आपने मुझे उसे मारने से क्यों रोका मास्टर? वो रिप्लाई देता है जब वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तब उसकी आंखों में दर्द था, मुझे लगा कि वो मुझे नहीं मार पाएगी। उसके खुद के भतीजे को एक गलत कदम इंसान की जान ले सकता है, ये बिल्कुल चेस की तरह है। वो घबराई और उसने अपनी चाल गवा दी, यही वजह है कि मैं कभी नहीं घबराता हूँ। सीएल की बातों को सुनकर सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए बोलता है मैं यही सुनना चाहता था मास्टर, हमेशा अपने चेस के टुकड़े में आसानी से हेराफेरी करो और जिंदा रहो। मैंने मैडम रेड का इस्तेमाल किया और फिर अपने आसपास के हर इंसान का इस्तेमाल किया, भले ही आपके प्यादे की तलाश आपके सिंहासन के नीचे पड़ी हो, क्योंकि अगर राजा गिरता है तो खेल खत्म हो जाता है। सीएल बोलता है मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा और मैं जो कदम उठाऊंगा मुझे उस पर पछतावा नहीं होगा। सेबेस्टियन मैं तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ, तुम एक ही हो जो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, मेरी साइड कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। यस माय लॉर्ड, सेबेस्टियन बोलता है मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, भले ही आपका सिंहासन गिर जाए और आपका ताज टूट जाए और लाशों के ढेर लग जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जब तक आपका अंत नहीं आता।